हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने जो हैं कि एनडीए के दो चैप्टर हमने पूरे कर चुके हैं। एक था लोगरिथम का चैप्टर और एक सेकेंड एंड सीरीज का चैप्टर। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारे चैनल में जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिनमें एक में हमने लोगरिथम का और दूसरे में सेकंड सीरीज का लेक्चर हमने डाल रखा है। और आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे वीडियो के लास्ट तक आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो अंत तक बने रहेंगे वीडियो तक। तो आज का करते हैं हम लेक्चर स्टार्ट। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। इसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी के माध्यम के बच्चों के लिए, द्विघात समीकरण। ठीक है, आपने क्लास 10th में ये पढ़ी होगी द्विघात समीकरण के बारे में। तो आज भी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा उनसे एडवांस होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल की पावर जो होती है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है। उसी जो समीकरण होती है उसी समीकरण को हम उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे मैंने बोला x² + 3x + 5 = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं आप बताएंगे। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकती है और नहीं भी। कब? देखिए, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है। ठीक है, ये जो इक्वेशन हमने बना रखी है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें कहेंगे जिसमें जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी वो 2 होगी। उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पिछली जो छोटी क्लासेस होती हैं उनमें हम लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। वे इक्वेशन जिनकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उनमें इक्वेशनों को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो एक ही वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल हमारे पास ही नहीं होती हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था। ठीक है, अब मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है जो जनरल व्यापक समीकरण बोलते हैं जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² + bx + c = 0। तो आप बताएंगे क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो बच्चों देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो भी सकती है, यस भी है और नो भी है। तो कब यस है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये तभी होगी जब a ≠ 0 होगा, तब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होगी। लेकिन अगर a ही 0 हो गया तो तब तो ये वाला टर्म ही मिट जाएगा, तब तो ये एक प्रकार की क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। और अगर ये लीनियर इक्वेशन हो गई तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। तो तब नो किस टाइम होगा, जब a क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद उसमें a ≠ 0 भी लिख सकते हैं। भले ही इसमें बी एक्स वाला टर्म हो भी या ना भी हो, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें फ़र्क सिर्फ x² के कोफिशिएंट से पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें x² का जो कोफिशिएंट होता है वो जो होता है वो ≠ 0 होता है। और जो ये रूल है वो नेसेसरी है हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 हो। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमें जनरल जो इक्वेशन है उसे लेना है तो ये हम एक a² + bx + c के रूप में ले लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10th में, तो इसलिए ज़्यादा बेसिक्स में नहीं बताऊँगा। मैं उतना बताऊँगा जिससे हमारा जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वो हमारा क्रैक हो। ठीक है, तो ज़्यादा बेसिक में नहीं जाऊँगा। इसमें आपको a b c के बारे में पता होगा। ये तीनों एक कांस्टेंट टर्म होते हैं। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो a b c भी हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में जाके अब रूट्स की बात करता हूँ। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, x के ऐसे वैल्यू, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ x such that the equation will be solved after putting value of x, x के वो मान जो
इक्वेशन में रखने पर, इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम उस इक्वेशन की रूट्स कहते हैं। ठीक है, एक्स के ऐसे वैल्यू जो एक्स की जगह में रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। ठीक है, और अगर कभी देख रखा है, यहाँ पे नोट की बात रखेंगे कि अगर बोल रखा है कि अल्फा इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन, इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी इक्वेशन की रूट जो है वो अल्फ़ा दे रखा है, और हमारा जो जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फ़ा जो x की वैल्यू है वो x की जगह पे रखने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन का रूट है तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है तभी हम कहेंगे कि जो अल्फ़ा है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो का रूट है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें रूट्स कितने होते हैं, दो। ठीक है, और अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती है जिसके मैक्सिमम पावर 3 होती तो उसकी इक्वेशन उसके रूट्स होते 3। तो आप यहाँ पे नोट रखेंगे कि किसी भी इक्वेशन की हिंदी में लिख देते हैं आप, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए बनाया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन की, इक्वेशन मतलब समीकरण, किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जितनी होती है, ठीक है, नोट्स बना देंगे आप, मैक्सिमम पावर, सॉरी ब्लर हो रहा है, चेक करेंगे कैमरा में थोड़ी दिक्कत, हाँ अब सही है। किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, उतने ही रूट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारी 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओगे कि इस वाले इक्वेशन के कितने मूल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन होगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो के कितने मूल होंगे। तो कितने होंगे बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन होगा 1, ऑप्शन बी होगा 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 3 से ज़्यादा। ठीक है, ऑप्शन डी 3 से ज़्यादा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा। तो देखिए बच्चों, इस इक्वेशन के आप बोल रहे होंगे कि x की पावर क्यूब है और इसका मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, तो इसके जो मूल होने चाहिए वो 3 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये आंसर नहीं है, इसके मूल 3 नहीं होंगे बल्कि 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। कब, जब a की वैल्यू भी 0 हो जाए, b की वैल्यू भी 0 हो जाए, c की वैल्यू भी 0 हो जाए और d की वैल्यू भी 0 हो जाए। हो सकता है पॉसिबल कि ये सभी अगर 0 के इक्वल हो जाएँ तो जो इक्वेशन होंगे उसके तो इन्फिनाइट मूल्स होंगे, फिर तो x की कोई भी वैल्यू रखें हम तो वो हमेशा ही 0 के सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू भी 0 रख देता हूँ, b की वैल्यू भी 0 रख देता हूँ, c की वैल्यू भी 0 और d की वैल्यू भी 0, क्योंकि हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी कि a की वैल्यू 0 है या नहीं है, b की वैल्यू 0 है या नहीं है, c की वैल्यू 0 है या नहीं है, d की वैल्यू 0 है या नहीं है। तो अगर मैं सबको 0 रख देता हूँ तो अब यहाँ पे x की 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ कोई भी वैल्यू रखें, ये हमेशा 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन के मूल कितने होंगे, 3 से ज़्यादा। इसके इक्वेशन के मूल 3 तब होंगे जब यहाँ पे कंडीशन दे देता कि जो a है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। सिर्फ इतनी कंडीशन देने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता हमारा, 3 होता। तब जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता था, बाकी सब 0 हो भी जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता था। तो जो हमारे मूल होते वो मैक्सिमम पावर के होते तो क्या होते, 3 होते। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है उनके 2 रूट्स होते हैं और उनका जनरल हम रूट को अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। तो कुछ रिलेशन पढ़ेंगे अब हम उनके बारे में। तो जो रिलेशन होते हैं अगर हम बोलें तो नोट कर लें। ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि इन फॉर्मूलों को आप याद रखोगे कि अगर अल्फ़ा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई से भी हो सकती है। तो अगर अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो किसी
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी वो होगी सी अपॉन ए, ठीक है। और जो तीसरा है डी, डी क्या होता है, डी बताएंगे अभी, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। और मोड अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। मोड अल्फ़ा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फ़ा जो की वैल्यू होगी वो होगी रूट डी अपॉन मोड ए, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा समझ रहे हैं आप। अल्फ़ा बीटा वो एक्स की वैल्यू हैं जो एक्स समीकरण या किसी इक्वेशन को सॉल्यूशन प्रदान करती हैं, उन्हें हम उनके रूट्स कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा कोई दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस का बी अपॉन करेंगे। बी और ए क्या है, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका है सी। तो ठीक है, तो माइनस का बी अपॉन ए हो गया, सी अपॉन ए गया। डी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। डी को कहते हैं हम, हिंदी में बोलते हैं इसे विविक्त कर, ठीक है। डी को कहते हैं विविक्त कर और इंग्लिश में कहते हैं इसे डिस्क्रिमिनेंट, सॉरी। तो डी हमारा हिंदी में इसे विविक्त कर और इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डी जो है, डी होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। बी क्या है हमारा, एक्स का कोफिशिएंट बी, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इन्हें आप याद रखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और देखिए कभी भी अगर एक नोट है हमारा, अप्रोच क्या होगा किसी भी क्वेश्चन को करने का, तो अप्रोच ये होगा कि कभी भी अल्फ़ा और बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा आर रूट ऑफ इक्वेशन गिवन है, तब अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला सी अपॉन ए 99% केस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। कभी भी अगर बोल रखा है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो हमें जो वैल्यू, हमें कोई भी चीज़ हमें अगर फाइंड करनी होगी तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए की वैल्यू का ही हमें अधिकतर जगहों पर क्या होगा, ज़रूरत होगा, ठीक है। यहाँ पे मोड है तो मोड के बारे में भी बता देता हूँ। जो मोड होता है, अगर कहीं पे लिखा है मोड एक्स, जो मोड एक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो। ये है ऑलवेज ट्रू, ठीक है। मोड का मतलब होता है कि किसी भी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, किसी भी वैल्यू को हमेशा जीरो से ग्रेटर देन करना, ठीक है। और कभी भी अगर मोड को आपको और इजीली फाइंड करना है तो एक्स को आप ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और एक्स जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और माइनस एक्स होगा जब x इज़ लेस देन 0 हो, ठीक है। ऐसे में कैसे खोला मैंने मोड को, मोड x, जो मोड x है हमारा वो कैसे में खुलेगा, मोड x तभी रहेगा जब वो जीरो से बड़ा हो। अगर यहाँ पे कोई जीरो से बड़ी वैल्यू है तब मोड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, तब वो पहले से ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है, अब उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस नेगेटिव वैल्यू में एक और माइनस लगा के माइनस को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं, ताकि वो मोड एक्स से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मोड एक्स का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे बता दिया है। जो मोड एक्स होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा जीरो होता है, ठीक। और ये तीनों फार्मूला आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इनमें से ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला फार्मूला जो है ये आपको नया लगा होगा, ये वाला फार्मूला जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम देखेंगे। और डी का जो इंपॉर्टेंस है वो भी हम आगे समझेंगे जब हम रियल रूट, अनरियल रूट और सिमिलर रूट्स के बारे में देखेंगे, तो तब हम डी की जो है इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो डी का क्या क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है, ठीक। अब देखिए मोड के अपने बारे में पढ़ लिया, अब आपने कभी एक्स स्क्वायर के बारे में पढ़ा होगा। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ बेसिक्स हैं, जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उस टाइम ध्यान रखेंगे। देखिए जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है वो हमारी मोड एक्स स्क्वायर की वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। तो कहीं पे अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम उसे मोड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मतलब किसी वैल्यू का स्क्वायर करना या उस वैल्यू का पहले मोड ले लो और उसका स्क्वायर करना, दोनों ही बात क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो उस टाइम आपको यहाँ पे ध्यान देनी होंगी, ठीक है। अब आगे का एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मतलब इससे रिलेटेड एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन दिखे गए हैं। कभी अगर आपको इस प्रकार की क्वेश्चन दिखे, देखिए बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मोड एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
अगर इस प्रकार की कभी क्वेश्चन दिखे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अब इसमें ये पूछता है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। कोई रूट्स नहीं होगा, 2 रूट होंगे, 3 रूट होंगे, 4 रूट होंगे, तो कैसे रूट्स होंगे तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, उससे आप पता कर लेंगे सीधे ट्रिक के बारे में। सीधा एक ट्रिक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, कि जब भी इस प्रकार का जो फॉर्मेट आए उसमें आपने सीधे ट्रिक लगाना है और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। एक ट्रेडिशनल मेथड भी होता है, वो अगर आप जानना चाहेंगे तो हम वो भी बता देंगे, लेकिन क्योंकि टाइम उतना नहीं रहता है कि हम एक एक करके ट्रेडिशनल मेथड को पहले मॉड एक्स को ग्रेटर देन 0 लें, फिर मॉड एक्स को लेस देन 0 लें, फिर उसके बाद देखें कि दोनों वैल्यू जो आ रही हैं वो उस डिफाइन किए गए रीजन में आ रही है नहीं आ रही है। तो उससे अच्छा है कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू और यहाँ पे सी की वैल्यू का टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ सोल्यूशन का टेबल कि कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोड का जो है कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सॉल्यूशन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो कैसे में होंगे, अगर ए की वैल्यू भी पॉजिटिव है, बी की वैल्यू भी पॉजिटिव है और सी की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इस प्रकार के इक्वेशन में नो सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। तो सीधे जो ऑप्शन डी में होगा नो सॉल्यूशन, वो वाला लगा देंगे। कब, जब ए भी पॉजिटिव हो, बी भी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तब हमारे पास जितने सॉल्यूशन होंगे वो होंगे हमारे पास 4 सॉल्यूशन, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि माइनस या तो प्लस हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला माइनस हो, ये माइनस के बाद यहाँ पे प्लस हो और ये प्लस वाला जो है माइनस हो, ठीक है। आप समझ रहे हो कि जो प्लस है, हो सकता है ए का साइन पॉजिटिव हो, बी का नेगेटिव हो, सी का पॉजिटिव हो, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, 4। हो सकता है ए का साइन नेगेटिव हो, बी का पॉजिटिव हो, सी का नेगेटिव हो, तभी भी हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 4। तो आप ये देखेंगे कि जब अल्टरनेट में साइन चल रहे हैं तब हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन मिलेंगे 4। अगर सभी एक ही साइन आ गए, या तो प्लस प्लस आ गया है या तो सभी माइनस आ चुके हैं, तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तीसरा जो होगा, अगर माइनस माइनस प्लस है तो तब हमारे पास 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। अगर साथ साथ में कोई भी 2 साइन एक साथ आ जाते हैं तो 2 सॉल्यूशन। अगर ऐसा है कि प्लस प्लस और माइनस है, तो तभी भी हमारे पास कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब कोई भी 2 साइन अगर एक साथ आते हैं तो जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन मतलब रूट्स, तो कितने रूट्स होंगे इसके, 4 रूट्स होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। रियल रूट्स की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं हो रही है अभी। और ये भी क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो सीधे अगर आपका ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सिंपल साइन देखेंगे कि अगर प्लस 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 है या माइनस 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 है तो नो सॉल्यूशन, प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस है तो 4 सॉल्यूशन, माइनस माइनस प्लस है या प्लस प्लस माइनस है तो 2 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ट्रिक के से भी यूज़ से हम इसके कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन दे देते हैं, क्योंकि आपने जो बेसिक्स है तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपने पढ़ी होगी, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप कर पाते हुए नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ़ वन रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इक्वल टू 0 इज 2, देन अदर रूट, ठीक है। अदर रूट क्या होगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे और एक इजी सा क्वेश्चन करेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 का अगर एक रूट 2 है तो जो दूसरा रूट है वो क्या होगा, ठीक है। तो कैसे में करेंगे, देखिए एक रूट है तो उस अल्फ़ा को मैं मान लेता हूँ 2 और दूसरा रूट ले लेता हूँ मैं बीटा, ठीक है। तो मेरे को एक सीधा सा फॉर्मूला पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू है 2, बीटा को बी लिख देता हूँ, सी की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 है और ए की वैल्यू देखिए यहाँ से 2 है, तो 2 से 2 कटा 2 टाइम्स, 2 से 2 कटाइए तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे सीधे आ चुकी है 1। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार हमें ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा ट्रिकी है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 मूल क्रमागत, थोड़ा राइटिंग थोड़ा देख लें आप, क्रमागत पूर्णांक हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें, बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यदि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूल क्रमागत हैं, क्रमागत पूर्णांक का मतलब जो हमारा क्रमागत का मतलब होता है एक के बाद एक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर, तो एक के बाद एक जो इंटीजर हैं वो हमारे इसके मूल हैं, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू
फाइंड करनी है। जल्दी से वीडियो पॉज करेंगे, एक बार ट्राई जरूर करेंगे, देखिए कौन कौन कर पाता है। जो अभी तक मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसी के फॉर्मूले के बेस के हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो हम बताते हैं। देखिए अगर दो क्रमागत मूल हैं तो अगर मैं बोलूँ एक मूल अल्फ़ा है और दूसरा मूल अल्फ़ा प्लस 1 होगा, क्रमागत है। अगर ये 8 होगा तो ये 9 होगा, ये 9 होगा तो ये 10 होगा 11, ठीक है। तो दो मूल अगर अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस 1 है तो क्रमागत मूल ये है बी स्क्वायर माइनस 4c। मेरे को ये कहीं ना कहीं डी की वैल्यू का जिक्र बता रही हैं जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में देखूँ तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं लिख रखा है, तो कुछ नहीं लिखा रखा है तो 1 होगा। तो डी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4c। और हमने एक ही फॉर्मूला पीछे अभी तक पढ़ा है जिसमें दो जो मूल थे उनका डिफरेंस में ये आ रहा था रूट डी अपॉन मोड ए, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू आ रही थी और इसे हम बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हम अल्फ़ा में से बीटा माइनस कर देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा ये पहला वो है, बीटा क्या है, दूसरा मूल है, तो कर दिए। देखिए मोड की वैल्यू हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं, हो सकता है ये बड़ा हो ये छोटा हो, ये छोटा हो ये बड़ा हो, ओवरऑल हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसलिए हम मोड का लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा में से इसको माइनस कर देते हैं तो अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया 1 तो ये आ जाएगा 1। तो 1 इज इक्वल टू रूट डी, डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हमें फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करना है अपॉन मोड ए, मोड ए क्या है हमारा यहाँ पे 1 तो ये आ चुका है 1। तो रूट बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू आ चुकी है 1। तो इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए दोनों तरफ रूट को हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर। तो बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू जो आएगी हमारी 1 आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी था, इजी था, आई होप आपने किया होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अब अगला एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़ अल्फ़ा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं, आप द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। रूट समझ रहे हो, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ उसे रूट्स कहते हैं। रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है हमारा एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कभी कभी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं देगा तो आप समझ जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं तब ही हम ध्यान देंगे ज़्यादा, नहीं तो हम इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मानेंगे। तो अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है तो हमें वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू हमें चाहिए, अल्फ़ा ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर -1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा प्लस बी, सॉरी अल्फ़ा बीटा प्लस बी की पावर -1। तो जल्दी से एक बार वीडियो को पॉज करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे लिखा है ए अल्फ़ा प्लस बीटा की पावर -1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बी की पावर -1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर रखा होगा, अगर कर लिया है तो वीडियो को स्किप करके आप जहाँ पे आंसर आ चुका है वहाँ पे आंसर मैच करके आगे जा सकते हैं। तो हमें निकालनी है इसकी, तो -1 है तो मैं इसको नीचे लेके जाऊँगा, 1 इंटू ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस हमें निकालनी है 1 इंटू अल्फ़ा बीटा प्लस बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए हमने बताया था आपको कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू भी यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए और बीटा की वैल्यू भी हमारी यहाँ सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखिए मैं अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कराता हूँ। तो अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू एक्स की जगह में रखूँ तो ये जो इक्वेशन बनेगी ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ से दोनों से मैं अल्फ़ा कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा ए प्लस बी और ये सी उधर जाके हो जाएगा माइनस का सी। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे, सॉरी अल्फ़ा कॉमन लिया है तो यहाँ पे ए अल्फ़ा आ जाएगा, ए अल्फ़ा बी, सॉरी यहाँ पे जो बी नहीं, यहाँ पे बीटा नहीं है बी है, ठीक है। ए अल्फ़ा बी है और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बी है, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मिसप्रिंट उतर गया है, ये जो क्वेश्चन होगा ये नहीं होकर ये होगा ए अल्फ़ा प्लस बी की पावर -1 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -1, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। एक और बार मौका दे देता हूँ, अब ये है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन होगा ए अल्फ़ा प्लस बी की पावर -1 प्लस ए बीटा प्लस बी की पावर -1, ठीक है। तो जल्दी से सोल्व करेंगे, 1 2 3। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। अब हम बताते हैं, देखिए तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी थी, अल्फ़ा कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा ए अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू आ चुकी है -c की। तो अल्फ़ा की अगर मैं वैल्यू निकालूँ
सॉरी, हाँ, तो मुझे चाहिए 1/a इंटू अल्फ़ा प्लस बी, बीटा, बीटा नहीं बी, यहाँ पे है बी और यहाँ पे है ए, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं उल्टा करूँ तो ये हो जाएगा 1/अल्फ़ा इंटू ए अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू माइनस का 1/c, ठीक है। अब अल्फ़ा जाएगा ऊपर, तो 1/a अल्फ़ा प्लस बी की वैल्यू क्या आ चुकी है बच्चों, माइनस का अल्फ़ा अपॉन सी, ठीक है। तो ऐसा आ चुका है अल्फ़ा की वैल्यू। अब सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट हम बीटा के लिए भी करेंगे। अब हम सेम यहाँ पे बीटा रखेंगे, तो जहाँ जहाँ पे बीटा अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पे बीटा आ जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे बीटा इंटू ए इंटू बीटा प्लस बीटा बी आ जाएगा। सेम यहाँ पे ऐसे करने पर जो हमें बीटा की 1/a बीटा प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी माइनस का बीटा अपॉन सी, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इन्हीं दो की वैल्यू को प्लस करना है, तो हम कर देंगे प्लस। देखिए, इन दो वैल्यू को अगर हमें प्लस करना है तो माइनस का अल्फ़ा अपॉन सी माइनस का बीटा अपॉन सी, माइनस को कॉमन लेंगे और सी को भी कॉमन लेंगे, तो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, इस रूट्स के इक्वेशन है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/c कि अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए सी, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का आंसर बी अपॉन ए सी आया है बिल्कुल सही है। और जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इससे रिलेटेड आप देखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। अल्फ़ा बीटा कोई रूट्स के क्वेश्चन दे देगा हमें, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू से हम उसे फाइंड कर लेंगे, या तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू से फाइंड कर लेंगे, या अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये तो हमने रूट्स के बारे में पढ़ लिया। रूट्स के बारे में काफ़ी हद तक आपको जानकारी होगी कि रूट्स क्या होते हैं और हमने किस प्रकार से रूट्स को फाइंड करने हैं। अभी हम आगे एक बार, अभी क्योंकि मैंने किसी भी क्वेश्चन के रूट्स वाले अभी कोई क्वेश्चन नहीं कराए हैं, अभी सिर्फ वो क्वेश्चन कराए हैं जिनसे अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में कोई रूट है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे कराया है। अब हम आपको नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। जो नया कॉन्सेप्ट है अब वो है रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी। देखिए, इनइक्वलिटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे एग्ज़ाम में। तो हम इनइक्वलिटी के बारे में समझ लेंगे कि इनइक्वलिटी कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो रूल्स ऑफ इनइक्वलिटी क्या होता है, तो देखिए, पहला है कि अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन के है, एक जो वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है, सॉरी बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तब जो होगा क्या होगा, देखिए, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो अगर मैं दोनों तरफ प्लस कर दूं कोई भी नंबर, तो इनइक्वलिटी में बिना किसी चेंज के सेम ही रहेगी इनइक्वलिटी बी प्लस के, ठीक है। ये है हमारा पहला जो प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटी की, कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो बिना किसी चेंज के उसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर को ऐड करने पर वो चेंज नहीं होगा बल्कि वही रहेगा। तो दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो सेम रहेगा, अगर हम दोनों चीज़ें माइनस कर देंगे ए माइनस के और बी माइनस के, तो ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनइक्वलिटी का जो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो ए और बी में सेम नंबर जोड़ने पर या सेम नंबर घटाने पर इनइक्वलिटी में कोई भी साइन के जो कोई भी साइन है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, अब मल्टीप्लाई का देखते हैं। तो जब भी के इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा, जब भी यहाँ पे गे ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जो के की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ए के साथ अगर के की मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना किसी साइन के बी की मल्टीप्लाई के साथ हो जाएगी, ठीक है। और जो इनइक्वलिटी है उसका साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसका यूज़ हम आगे देखने वाले हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझ लें। उसके बाद आगे हम ये बताएंगे कि हमने ये पढ़ लिया था, हालांकि मैं उस टाइम भी आपको रिवाइज करा दूंगा। तो इनइक्वलिटी अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और ए के साथ भी किसी कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई की है, बी के साथ भी कोई कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई की है, और शर्त ये है कि जो कांस्टेंट टर्म होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इनइक्वलिटी बिना चेंज किए हुए यहीं पे आ सकती है। अब यहाँ आप बोलोगे केवल ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इक्वल भी हो सकता है, और लेस देन का भी साइन होता है। मैं एक स्टैंडर्ड जो टर्म है उसके बारे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर डिवाइड की बात करते हैं तो अगर के इज़ ग्रेटर देन जीरो है तो किसी टर्म से डिवाइड करने पर भी इनइक्वलिटी का साइन बिना चेंज किए हुए ही यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊंगा। तो ए के इज़ ग्रेटर देन बी के होना चाहिए, ए अपॉन के इज़ ग्रेटर देन बी के होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इनइक्वलिटी का साइन कब कब चेंज नहीं होता है,
किसी भी नंबर को प्लस करने पर भी इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होता है, माइनस करने पर भी एक इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होता है। मल्टीप्लाई करने पर कब, जब जो जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर देन जीरो है अगर, तब भी जो इनइक्वलिटी है उसका साइन चेंज नहीं होता है। और डिवाइड करने पर भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, कब, जब k इज़ ग्रेटर देन जीरो है। देखिए कंडीशन ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन कि अगर जीरो से बड़ी किसी वैल्यू से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी बिना किसी साइन के, बिना किसी चेंज के ही सीधे नीचे उतर जाएगी। ठीक है, इसका यूज़ हम अगले अगले क्वेश्चनों में देखेंगे। अभी अब k इज़ ग्रेटर देन जीरो के लिए तो हमने पढ़ लिया था। अब है k इज़ लेस देन जीरो। तो जब k इज़ लेस देन जीरो होगा तो तब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर k इज़ लेस देन जीरो, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है और k इज़ लेस देन जीरो, मतलब जीरो से कोई छोटी वैल्यू a के साथ और b के साथ डिवाइड होती है, तो जो इनइक्वलिटी का साइन होता है वो चेंज होकर दूसरी तरफ हो जाता है। अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो डिवाइड करने पर किसी नेगेटिव साइन से वो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है और दूसरे a अपॉन k इज़ लेस देन b अपॉन k ही हो जाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट उसके मल्टीप्लाई के साथ भी है। अगर हम किसी जीरो से कम वाले नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ पे a और b से करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होकर a के इज़ लेस देन b के हो जाएगा। ठीक है, इसका आप एग्जांपल भी ले सकते हैं, कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा a को मैंने एग्जांपल के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, सॉरी। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले सकता हूँ, जैसे यहाँ पे बता रहा था, ठीक है, अगर जैसे 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में रिवाइज करा देता हूँ। अगर मैं इन दोनों में कोई नंबर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने 5 प्लस में 2 किया और इसमें भी 3 प्लस 2 किया, तो देखिए इनइक्वलिटी का बिना साइन चेंज हुए वही रहेगा। 5 और 2 7 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 7 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस करेंगे तो माइनस में भी सेम वही होगा कि अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँ और 3 में से भी 2 माइनस करूँ तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, तो 3 इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1। यहाँ पे भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब आती है मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो जब 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है और मैं एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो ग्रेटर देन जीरो है, जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं दोनों तरफ 3 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आएगा 15 और यहाँ आएगा 9। तो देखिए इनइक्वलिटी का साइन बिना किसी चेंज के वही रहा। और अगर मैं सेम डिवाइड भी कर देता हूँ तो देखिए 5/3 आएगा, 3/3 आएगा। तो जो 5/3 होगा वो 1 से बड़ा होगा और 3/3 क्या होगा 1, तो ये तभी भी क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो जब इस k इज़ ग्रेटर देन जीरो होगा तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर k इज़ लेस देन जीरो है, माना मैंने -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो अगर मैं -1 से करता हूँ तो देखिए -5 और ये हो जाएगा -3। अब हमें पता है कि -5 -3 से बड़ा नहीं होता है, जबकि -3 क्या होता है, -5 से बड़ा। तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो चुका है, चेंज। तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि अगर किसी नंबर जो जीरो से कम हो उससे अगर इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आया था 2/x इज़ ग्रेटर देन, अगर 4 है तो 2 इज़ ग्रेटर देन 4x हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों, देखिए यहाँ पे 2/x इज़ ग्रेटर देन 4 है और x का हमें पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर ये x कहीं नेगेटिव हुआ तो हमें इसे ऐसा बनाने के लिए दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सिंपल स्टेप क्या होता है, जो आप इक्वेशन में भी एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जैसे प्लस करके फिर माइनस करते हैं, माइनस करके प्लस करते हैं, तो वो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। हम दोनों तरफ सेम नंबर को या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या फिर प्लस करते हैं या फिर माइनस करके, तभी वो एक नंबर दूसरी तरफ जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करूँ और हो सके कि मेरा एक्स अगर नेगेटिव आ गया तो तब तो ये इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी ऐसा दिखे तो आप पहले ये देखना कि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तब तो ये वाला कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तब क्या हो जाएगा, x नेगेटिव में जो इनइक्वलिटी का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि वहाँ पे वीडियो जो वीडियो थी वो कट हो गई थी, इसलिए मैं अब दोबारा ये बता रहा हूँ कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b है, सेम मतलब कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, तो 1/k इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1/b होगा। ठीक है, अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो 1/ab 1/b से बड़ा होगा। कब होगा, जब a और b जो हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग साइन के।
ठीक है। अगर दोनों ही अलग अलग साइन के, मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, जैसे मैंने लिया प्लस का 3 और माइनस का 1, तो प्लस का 3 माइनस का 1 हमेशा बड़ा होता है, तो 1/3 भी, प्लस का 1/3 भी और माइनस का 1/1 भी क्या होगा, 1/3 वहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ए और बी अगर बहुत डिफरेंट साइन के हैं तो इनइक्वलिटी बिना साइन चेंज किए हुए, सॉरी, तो इनइक्वलिटी बिना साइन चेंज किए हुए इन्वर्स करके बी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और ए इज़ ग्रेटर देन बी है, तब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है इन्वर्स करने पर। कब, जब ए और बी का दोनों का साइन क्या है, सेम है। इसका भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए एग्जांपल देने के लिए हम तो दे सकते हैं, कहाँ पे दें, यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह है। तो हमने पहले पढ़ा कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो 1/a इज़ आल्सो ग्रेटर देन 1/b होगा, जब a और b के हैं, डिफरेंट साइन के हैं। ठीक है, तो अगर मैं a और b डिफरेंट का ले लेता हूँ, मैं a को ले लेता हूँ 3 और b को ले लेता हूँ -2, तो प्लस का 3 माइनस का 2 से बड़ा होता है, सबको पता है। तो 1/3 भी तो 1/-2 से बड़ा होगा। ठीक है, ये अभी भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये अभी भी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो हमारा जो ये वाला कॉन्सेप्ट है वो प्रूफ हो चुका है कि ए अगर ए बी से बड़ा है तो उसका इन्वर्स ए और बी भी बड़ा होगा। लेकिन दूसरा क्या था कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है, लेकिन क्या हो जाएगा, 1/a इज़ लेस देन हो जाएगा 1/b, अगर ए और बी क्या कैसे हैं, सेम साइन के हैं। सेम साइन के मतलब दोनों का साइन या तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव का एग्जांपल लेके कर देता हूँ। अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है, अगर 5 इज़ ग्रेटर देन 3 है तो आपको पता है कि 1/5 जो होता है वो 1/3 से छोटा होता है। ठीक है, जो 1/5 होता है वो 1/3 से क्या होता है, छोटा होता है। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, इसकी वैल्यू से कम ही आएगी। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे था। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे यहाँ पे कि अगर a इज़ ग्रेटर देन b है तो 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b होगा, जब a और b दोनों डिफरेंट साइन के होंगे। a इज़ ग्रेटर देन b है तो 1/a लेस देन 1/b होगा, कब होगा, जब a और b दोनों सेम साइन के हैं। इसका एग्जांपल भी हमने आपको बताया है। अब जो है अगर कोई इक्वेशन है जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और उसमें अगर इनइक्वलिटी का साइन आता है तो उन प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, उस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड। मेथड का नाम रखना जरूरी नहीं है, उसके स्टेप हमें याद होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम जो स्टेप होंगे वो लगभग आपको दिए होंगे, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो लगभग इन्हीं स्टेप्स में आपको दिया होगा कि इन स्टेप्स को आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आपको फाइंड करना होगा कि क्या करना है। तो मैंने वेवी कर्व मेथड में बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 3x + 5 इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसका रूल होता है, तो इसको मैं ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस वाले फॉर्म में तोड़ सकता हूँ। जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणनखंड करना, फैक्टर करना सिखाऊंगा तो तब मैं बताऊंगा कि उसे इस प्रकार भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, और मैं उसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा कि कैसे हम केवल देख के पता कर सकते हैं कि इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा हुआ तो तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू चेक द साइन ऑफ x एंड इट शुड बी पॉजिटिव। सबसे पहले हमें जो x है, जो भी हमारे यहाँ x है, उनका साइन देखना है और वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके हम x को पॉजिटिव ही बनाएंगे। तो हमारा जो पहला रूल रहेगा वो x को पॉजिटिव बनाने रहेगा। रूल नंबर 2, जो सेकंड रूल है हमारा, वो रहेगा कि पावर ऑफ फैक्टर, जो पावर ऑफ फैक्टर हैं वो शुड बी नेगेटिव होने, शुड बी ऑड होने चाहिए। पावर ऑफ फैक्टर शुड बी ऑड। ठीक है, शुड बी ऑड। अब ये क्या कह रहा है, पावर ऑफ फैक्टर, फैक्टर मतलब जो ये फैक्टर हुए हैं, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, तो इनकी पावर ऑड होनी चाहिए। देख इसकी पावर यहाँ पे 1 है, इसकी पावर भी क्या है यहाँ पे 1, तो इनकी पावर या तो 1 हो या फिर 3 हो या फिर 5 हो, तभी ये वेवी कर्व मेथड लगता है। अगर पावर इवन है तो ये जो वेवी कर्व मेथड है ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो जो पावर ऑफ फैक्टर हैं वो शुड भी क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो इनके जो फैक्टर हैं वो क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो अब हम एग्जांपल लेंगे कि हम किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो एग्जांपल है, अगर x-2 है मल्टीप्लाई x-3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और ये है ग्रेटर देन 0, तब हमें बताना है कि x की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसी इक्वेशन है जिसमें इनइक्वलिटी का साइन है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो देखिए रूल नंबर 1 था कि पहले हमें चेक करना है कि जो साइन ऑफ x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो पावर फैक्टर हैं वो भी ओड है। देखिए इसकी भी पावर ऑन है, इसकी भी पावर ऑन है,
तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, तो हम एक लंबा लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो भी x की वैल्यू आती है, देखिए यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 3, एक बार आप इसे 0 रखोगे, एक बार इसे 0 रखोगे, तो जब इसे 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 2। देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो x माइनस 2 को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। x माइनस 3 को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3। तो एक 2 है और एक 3 है, तो हम एक 2 और एक 3 को नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे। अब सबसे जो राइट हैंड में जो पार्ट है वहाँ से शुरू करके हम अल्टरनेट साइन चेंज करते रहेंगे, ठीक है। सबसे इधर हम जाएंगे, वहाँ पे हम रखेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर एक और होता तो माइनस, फिर एक और होता तो प्लस, फिर एक और होता तो माइनस। तो सबसे इधर कैसा साइन होगा, प्लस का। उसके बाद हम अल्टरनेट चेंज करते रहेंगे अगर हमारे ये दोनों ही रूल सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। अब ये आ चुका है प्लस माइनस प्लस। अब हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो का रीज़न, मतलब जीरो से बड़े होने चाहिए। अब जीरो से बड़े कौन से वैल्यूज़ होती हैं, जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो एक्स माइनस 3 में एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 का फैक्टर हम वो चीज़ें लेंगे जो क्या है, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव कौन है, इधर की वाली इधर वैल्यू और इधर से इधर वैल्यू। तो जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ से करेगा, जो x बिलोंग करेगा, x इक्वल टू नहीं, x जो बिलोंग्स करेगा वो करेगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से प्लस के इन्फिनिटी तक, ठीक है। और इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी एक अननोन वैल्यू है। तो इन्फिनिटी में हमें हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। और 2 में क्लोज ब्रैकेट इसलिए है, देखिए क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ओपन ब्रैकेट में हम जो लास्ट वाला टर्म है उसे नहीं लेते हैं, उससे बाद के जो टर्म आते हैं वही वैल्यू लेते हैं। लेकिन ब्रैकेट जो हमारा ओपन ब्रैकेट और उसकी जो क्लोज्ड ब्रैकेट होता है हमारा, उस क्लोज्ड ब्रैकेट में हमने जो वैल्यू रखी रहती है वो वैल्यू भी हम वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि क्लोज्ड ब्रैकेट 2 और 3 है, तो इसमें ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसमें 2 और 3 भी है, ठीक है। अगर मैं ओपन ब्रैकेट 2 और 3 बोलूँ तो इसमें ऐसी वैल्यू हैं जिसमें 2 और 3 नहीं है, बल्कि 2 और 3 के बीच की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो जो एक्स बिलोंग्स कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, क्योंकि x में 2 भी आ रहा है और 3 से इन्फिनिटी तक वो कर रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसे कह सकता हूँ कि जो x है वो लेस देन 2 है और x है वो ग्रेटर देन 3 है। मतलब या तो वो लेस देन 3 है एंड x क्या है, 3 से बड़ा है, ठीक। तो या तो वो 2 से छोटा है और या फिर वो 3 से बड़ा है। तो यही हमारा x की वैल्यू है। अगर एक और देखिए, एक और एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कैसा, कि अगर दे रखा है कि 2x माइनस 1 और है 3 माइनस एक्स। यहाँ पे मैं पहले से फैक्टर दे रहा हूँ, बाद में अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगी तो हम पहले उसका फैक्टर बनाएंगे और तब हम इसकी वैल्यू को करेंगे। ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसमें सबसे पहला रूल हमने देखना है कि एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। अब मैं दोनों तरफ नेगेटिव का साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2x माइनस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा x माइनस 3। अब क्योंकि नेगेटिव 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब नेगेटिव साइन का मतलब है माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने ऐसी चीज़ से इनइक्वलिटी में माइनस किया है जो 0 से कम है। और जब भी जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि 0 से कम में अगर हम कभी भी माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनइक्वलिटी का क्या साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यहाँ पे इनइक्वलिटी का साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और अब हमारा ये वैल्यू, अब इसको हम फॉरगेट कर देंगे। अब ये हमारा ये वाला क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है ये। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लंबा लाइन ड्रॉ कर दी है। एक बार मैं इसे 0 रखूँगा, तो जब मैंने 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे को 1/2 पता चली। और जब मैंने x माइनस 3 को 0 रखा तो x की वैल्यू मेरे को 3 पता चली। तो 1/2 यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा 3। मैंने क्या कहा था, राइट हैंड से पॉजिटिव चलेंगे और उसके बाद अल्टरनेट साइन को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। हमें कौन सा रीज़न चाहिए, इस वाले को अब आप भूल जाओगे, क्योंकि हमने इसी को चेंज किया है इस वाले में। तो हमारा जो नया इक्वेशन है वो हमारा ये है और हम इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देंगे। तो हमें 0 से कम वाली वैल्यूज़ चाहिए और 0 से कम वैल्यूज़ कहाँ पे हैं, 1/2 से 1/3 तक। तो जो x बिलोंग करेगा हमारा वो करेगा 1/2 से 1/2 से 3 तक, ठीक है। और क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे हम, क्लोज्ड ब्रैकेट इसलिए देखिए जो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा वो ओपन आएगा। ओपन ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन में इक्वल टू का साइन नहीं है।
अगर इक्वल टू का साइन भी होता तो हम यहाँ पे जो ब्रैकेट लगाते वो क्लोज्ड लगाते। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब है जो हमारे एंड पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड होंगे सॉल्यूशन में, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं हमारे, मतलब जो लास्ट में लिखे हैं वो हमारे यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगे। यहाँ पे भी मैंने गलती से क्लोज्ड ब्रैकेट लगा दिया था, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं बल्कि ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये सॉल्यूशन करना तो समझ चुके हैं, जिसमें एक्स की पावर नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव है तो अच्छा है, और अगर इनकी पावर ऑड है तो हम सेम कॉन्सेप्ट लगा के ऐसे ही क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या हो कि जब इनमें से किसी एक की पावर इवन आ जाए या दोनों की पावर इवन आ जाए, तब हम किस प्रकार से क्वेश्चनों को करेंगे वो अब हम सीखेंगे आगे के उसमें। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे x-2 का स्क्वायर है और x-3 का होल स्क्वायर है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका हमें रीज़न बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। सेम इसमें भी यही रूल है कि पहले जो x है उसे पॉजिटिव करना है। x हमारे यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जो नंबर लाइन हमारा ड्रॉ हुआ, अब x-2 को मैं अगर 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 2 आएगी, x-3 0 रखूँगा तो x की वैल्यू 3 आएगी। इतना बेसिक तो शायद मैं समझता हूँ सभी को आता होगा। ठीक है, अब हमें साइन जैसे हमने पीछे किया था कि प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ऐसा नहीं करना है। इसमें हम ये देखेंगे जो ये सॉल्यूशन है वो किन चीज़ के सॉल्यूशन है, 2 और 3 किस चीज़ के सॉल्यूशन है वो देखना है। सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में चाहे यहाँ ओड पावर हो, इवन पावर हो, दोनों में ओड हो, कैसा भी हो, सबसे इधर आने वाला जो साइन है वो पॉजिटिव ही रहेगा। अब अल्टरनेट करना है या नहीं ये इसमें डिसाइड करेगा कि जो यहाँ पे जिसका यहाँ पे आंसर आ रहा है या जिसका यहाँ पे फैक्टर है वो क्या ओड है या इवन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लस के बाद हमारा अल्टरनेट साइन चेंज होने वाला है या नहीं, वो डिपेंड करेगा कि जो यहाँ पर मतलब प्लस के बाद जो डिवाइड क्रिएट कर रहा है वो जो फैक्टर है वो फैक्टर एक ऑड का है या इवन का है। तो यहाँ पे जो ये 3 फैक्टर है वो किसका है, ऑड का। क्योंकि ये ऑड का है तो यहाँ पे अल्टरनेट होगा। अगर ये ऑड का है तो यहाँ पे अल्टरनेट होगा और यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव का। अब इसके बाद एक और बार अल्टरनेट होगा कि नहीं, अगर ये भी ओड का होता तो यहाँ पे फिर से साइन अल्टरनेट होता, मतलब सिर्फ फिर से साइन चेंज होता, माइनस से क्या आ जाता बच्चों, पॉजिटिव आ जाता। लेकिन जो ये 2 है वो फैक्टर एक इवन पावर का है, मतलब इसकी पावर एक इवन नंबर है जो कि है 2, तो यहाँ से अल्टरनेट ना होकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव ही साइन रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस और माइनस इसका ये डायग्राम बनेगा और हमें वैल्यू चाहिए रीज़न किसकी, जो ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर जो x बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा ओपन ब्रैकेट 3 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, ओपन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 3 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर दोनों ही स्क्वायर होते, अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता तब क्या करते, तो तब क्या करते देखिए, तब तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ, एक्स की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो दोनों में ही क्या आएगी, पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए अगर दोनों में स्क्वायर है तो नंबर नेम में यहाँ तो मैंने क्या कहा, सबसे इधर में तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब उसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा इस वाले फैक्टर में। अब इस वाला फैक्टर किसका है, ये भी इवन पावर का है, मतलब यहाँ पे अल्टरनेट नहीं होने वाला है। अब अल्टरनेट नहीं होने वाला है तो यहाँ का साइन था पॉजिटिव, तो यहाँ का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब फिर यहाँ से यहाँ जाने में अल्टरनेट होगा या नहीं वो किस में डिपेंड करेगा, इसके फैक्टर में। अब ये फैक्टर किसका है, ये उस फैक्टर का ये है जिसके पावर क्या है, इवन। तो क्योंकि इसकी पावर इवन है तो यहाँ पे भी अल्टरनेट नहीं होगा, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो तीनों ही रीज़न में ये पॉजिटिव है, मतलब ये एक रियल नंबर में बिलोंग करेगा। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे ये हमेशा वैल्यू रियल देगा। तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। वेवी कर्व मेथड में अगर पावर इवन ऑड है तो तब अल्टरनेट साइन लगाएंगे, जहाँ पे पावर इवन हो जाता है वहाँ पे साइन अल्टरनेट ना होकर वही साइन लेता है जो उससे पहले था। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट कि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अगर कभी आपको लिखा है नोट, अगर कभी लिखा है, देखिए एक क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कैसे करना है। तो क्वेश्चन है x-2 का स्क्वायर, x-3 और x-1
इज़ ग्रेटर देन 0, तब हमें वैल्यू बतानी है x की। ठीक है, वीडियो को जल्दी पॉज करेंगे और x के बताएंगे x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं। जो x है वो बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 3 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनाइट तक। x बिलोंग कर रहा है 1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनाइट तक। और जो x बिलोंग कर रहा है वो 1 से लेके 2 तक, यूनियन 3 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। वीडियो को पॉज करेंगे। 1 2 3। आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो अब हम बताते हैं कैसे करना है। देखिए, फिर से हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और एक एक करके सभी को 0 रखेंगे। अगर x - 2 0 होता तो वैल्यू देता 2 का, x - 1 0 होता तो वैल्यू देता 1 का, और x - 3 0 होता तो वैल्यू देता 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है। ठीक, अब मैंने कहा था सोल्व कैसे करना है, तो सबसे जो बड़ा नंबर होगा मतलब सबसे राइट हैंड में होगा तो इधर तो आने वाला है पॉजिटिव। अब इसके बाद अल्टरनेट साइन चेंज होगा या नहीं, उसका कैसे हमें पता करना है। देखिए, जो ये 3 फैक्टर है, जो ये 3 किसका आंसर आ रहा है, x - 3 का, और उसकी पावर है ओड। तो क्योंकि ये ओड है तो मतलब यहाँ पे अल्टरनेट साइन चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो 2 है, जो 2 फैक्टर है वो एक इवन पावर वाले नंबर का है। अब इवन पावर वाले नंबर में जो साइन होता है वो चेंज नहीं होता है, बल्कि सेम साइन उतर के यहाँ पे आ जाता है, मतलब अल्टरनेट नहीं होता है। तो ये हो चुका है माइनस का 1। अब ये जो 1 है वो है एक ओड पावर का, तो यहाँ पे फिर से साइन चेंज होगा और ये होगा प्लस का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड करके, मैंने यह बहुत अच्छे से पीछे भी समझाया है, फिर से समझा दिया है, वीडियो को रिवाइंड करके आप देख लेंगे। तो ये हमारा रीज़न पता चल चुका है। अब हमें रीज़न बताना है ग्रेटर देन 0 का। तो ग्रेटर देन 0 है हमारा 3 से इन्फिनाइट तक और 1 से लेके नीचे तक। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने कोई सा भी ऑप्शन चूज़ किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन जो था वो सही नहीं था। इसका जो सही आंसर होना था वो होना था x इज़ बिलोंग्स टू -∞ to 1, यूनियन 3 to इन्फिनिटी। तो जिन भी बच्चों ने इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर किया है वो सभी बच्चे गलत निकलेंगे। जिन्होंने अपना यूनिक आंसर लिया है उन बच्चों के लिए तालियां बजाई जाएंगी। तो वो बच्चे बिल्कुल सही हैं, इनका आंसर रहेगा ये। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सोल्व करके करना सिखा देता हूँ, किस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और मैं उनका एक जो शॉर्टकट मेथड होता है उन्हें भी आपको बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, जो शॉर्टकट मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, पहले तो मैं नॉर्मल मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं शॉर्टकट मेथड आपको बताऊँगा। ठीक है, तो जो पहले नॉर्मल जो तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, वो 2 तरीके हैं हमारे पास। एक है फैक्टर करके, और एक जो हमारा फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं जिसे, या रूट निकालने का फॉर्मूला भी बोलते हैं। पहले मैं वो फॉर्मूला, पहले मैं इक्वेशन दे देता हूँ। इसका जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये होती है। ठीक है, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू ग्रेटर, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं इसका एग्जांपल लेके समझता हूँ कि अगर x² - 5x है और +6 है इक्वल टू 0, अगर आपको एक इक्वेशन दी है तो इसे पहले हम फैक्टर के तरीके से समझेंगे कि कैसे सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x²। अब इस -5x का हमें ऐसा फैक्टर करना है जो प्लस या माइनस करके तो -5x ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके एक ऐसा नंबर आए, वो नंबर आए जो नंबर हमारा c और a को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। ठीक है, मैंने क्या कहा कि -5x का हमने ऐसा फैक्टर करना है, मतलब ऐसे भागों में तोड़ने हैं जो प्लस करके या माइनस करके तो -5x ही आए, लेकिन उन दो भागों को मल्टीप्लाई करने पर, a और c को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया वो दोनों ही सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 और x² के कोफिशिएंट 1 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 6। तो मैं 5x को ऐसे हिस्सों में तोड़ूंगा जिन दो हिस्सों को मल्टीप्लाई करने पर भी क्या है, 6। तो मेरे को पता चला कि एक 3x है और एक -2x है। देखिए, अब यहाँ पे -3 और यहाँ पे -2 है। -3 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर देगा, 6। मतलब जो ये फैक्टर किए हमने वो बहुत अच्छे किए हैं, और हम इसको ऐसा कर देंगे 0। अब तो कुछ नहीं है, एक बार अगर आपने फैक्टर कर दिया तो दोनों में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी दोनों में से x - 3 कॉमन आ रहा है
तो x-3 और ये बचेगा x-2 इक्वल टू 0। देखिए फैक्टर आपको करने आ चुके हैं। एक बार आप इसको 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। एक बार हमारी 3 आ रही है और एक बार हमारी 2 आ रही है। ये तो था बेसिक फैक्टर मेथड, ठीक है, जो हम करते हैं। और दूसरा जो मेथड होता है वो एक फॉर्मूला है, उसे आप नोट कर सकते हैं। ये तो कभी कभी फैक्टर हो जाएं तब हो सकता है, लेकिन कभी अगर फैक्टर ना हो तब जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे हम माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम ये ध्यान रखेंगे कि x की जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस किया है। एक वैल्यू के लिए हम प्लस ले लेंगे और एक वैल्यू के लिए यहाँ पे माइनस ले लेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है वही है, और फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा वो ये वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर करके सॉल्व करना आ गया होगा। अगर कहीं पे फैक्टर नहीं होते तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप इतना बेसिक आपको आता होगा। अब हम जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो ध्यान रखेंगे। देखिए इससे रिलेटेड भी एनडीए में बहुत बार क्वेश्चन देखे गए हैं, तो नोट रखेंगे आप। ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसे रखेंगे कि अगर आपको इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, हमेशा ये नहीं लिखूंगा मैं, कभी कभी लिख रहा हूँ, कभी कभी नहीं लिखूंगा, तो तभी भी आप इसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन समझेंगे। अगर ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है और a प्लस b प्लस c भी 0 हो रहा है, मतलब सबके कोफिशिएंट को ऐड करके भी 0 हो रहा है, तब जो हमारे x की जो वैल्यूज़ आएंगी, मतलब इसके रूट्स आएंगे, वो क्या आएंगे, x का रूट एक 1 होगा और x का रूट एक c/a होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी कोफिशिएंट को जोड़ने पर अगर आपको 0 प्राप्त होता है तो उसका एक रूट 1 होगा और एक रूट c/a होगा। इससे रिलेटेड ही एनडीए में एक बार क्वेश्चन भी दिया गया था कि उसमें ये दिया गया था कि एक इक्वेशन आपको दी गई थी और उन्होंने कहा था उनमें से उसका एक रूट 1 है। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि अगर किसी इक्वेशन का एक रूट 1 है तो उसके a प्लस बी प्लस सी करने पर हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और उसका जो दूसरा रूट होगा वो c/a होगा। ठीक है, अगले जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज़ करूँगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लें और याद रखें कि जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और उसके जो कोफिशिएंट होंगे उनका सम 0 होगा तो एक रूट हमारा सीधा 1 होगा और दूसरा रूट c/a होगा। ठीक है, और अगर ऐसे करने पर 0 नहीं आता है और दूसरा ऐसे करने पर आता है 0 कि a माइनस बी प्लस सी अगर 0 हो रहा है, तब जो x की वैल्यू होंगी वो -1 होंगी और x की वैल्यू माइनस का c/a होंगी। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप ध्यान रखेंगे कि जो अगर a माइनस बी प्लस सी करने पे 0 आता है तो तब x की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू माइनस का c/a है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट है, मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब आपके पास जो समय है वो केवल 2 महीने का है। तो जो फालतू की बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि आप टू द पॉइंट जो चैप्टर है अगर आप वो पढ़ेंगे तो उससे आप जल्दी सफल होने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम वही चीज़ें आपको बता रहे हैं जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बोल रखा है कि जो बोथ रूट्स हैं इसके वो एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ठीक है, इफ़ रूट्स आर, देखिए इंग्लिश है आप समझेंगे, इफ़ रूट्स आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इन्वर्स ऑफ ईच अदर का मतलब जो दोनों रूट्स हैं वो एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा पक्का 1/अल्फा होगा, अगर एक रूट 5 है तो दूसरा 1/5 होगा। ठीक है, इन्वर्स का मतलब होता है कि एक है तो वो दूसरे उसी को उल्टा करने पर जो दूसरा रूट प्राप्त हो जाएगा वही। ठीक, तो अगर किसी इक्वेशन के रूट्स इन्वर्स हैं तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो x² का कोफिशिएंट है a और जो c है वो उसका टर्म इक्वल है, तभी उसके जो रूट्स हैं वो इन्वर्स होंगे। ठीक है, ये आप ध्यान देना। ठीक है, तो अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसे दिख जाती है जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए a जो है वो c के बराबर है, तो आप इससे पता कर सकेंगे कि जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो भी एक दूसरे के इन्वर्स आएंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो भी एक दूसरे का इन्वर्स करके ही आएंगे, मतलब एक दूसरे का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो जब भी आपको a इक्वल टू सी दिखे या कभी कह रखा हो कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आप सीधा a इक्वल टू सी कर देंगे, या फिर ऐसी कोई इक्वेशन दिखे जिसमें a और c बराबर दिख रहे हो तो मतलब उन दोनों के जो इक्वेशन के रूट्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप करके बताएंगे।
ठीक है। समीकरण जो है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 है। हैव बोथ रूट इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन फाइंड क्यू, फाइंड करना है क्यू की वैल्यू, ठीक है। जो दोनों रूट्स हैं वो इन्वर्स हैं और तो वैल्यू क्या फाइंड करनी है क्यू। तो अभी मैंने बताया अगर दोनों रूट्स इन्वर्स होंगे तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 1 है, कोफिशिएंट वो होना चाहिए सी के इक्वल। सी है हमारा माइनस का क्यू। यहाँ पे देखिए बच्चे ध्यान दीजिए, कई बच्चे सिर्फ क्यू को मान लेते हैं और यहाँ पे 1 को ले लेते हैं तो क्यू इक्वल टू 1 कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो सी है हमारा वो विद साइन माइनस का क्यू है, तो माइनस का क्यू इक्वल टू 1 है, तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो एक बेसिक सा सवाल था, इस कॉन्सेप्ट को आपको पक्का करने के लिए यही सवाल आपको दिया गया था, ठीक। अब इतने जो कॉन्सेप्ट हैं आप याद रखेंगे, ठीक है। जो जो भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं वो कॉन्सेप्ट आप नोट्स में लिख दें, ठीक है। आपके लिए वो एक ट्रिक का काम करेंगे और इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप घर में अगर करेंगे तो आपको जो फ्लुएंसी आएगी क्वेश्चन करने में वो आपको ईजी हो जाएगी, ठीक है। और सिलेक्शन पाना बहुत दूर नहीं रह जाएगा आपके लिए। तो लगातार आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे आपको जो फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आपके दिमाग में चलते जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। रूट्स की जो प्रकृति होती है, किस प्रकार के रूट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहेगा इस क्लास का। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या हम करने हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इन छोटे छोटे चैप्टरों में। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चैप्टर हैं वो आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे, नहीं भी पढ़ रखे होंगे तो इतना क्लेरिफाई हम कर देंगे कि आपको ये क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम कर कर लेके जाएंगे। लेकिन ज़्यादा टाइम हम उन चैप्टरों में लेंगे जहाँ जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है। तो नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड कहाँ करता है, देखिए रूट्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था जिसका नाम था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उसका था माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। महान गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने यह सूत्र दिया था किसी भी द्विघात समीकरण की एक्स उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। अब नेचर मतलब प्रकृति, रूट्स मतलब उसके जो वैल्यूज़ हैं उसकी। अब उसकी प्रकृति कहाँ पे डिपेंड करेगी, देखिए नेचर क्या होते हैं, नेचर मतलब और किसी भी चीज़ की किसी भी नंबर की जो प्रकृति होती है वो केवल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। या तो वो नंबर रियल होगा, मतलब वास्तविक जो दुनिया है हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा, या फिर जो हमारी एक काल्पनिक दुनिया है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। तो या तो वो रियल नंबर होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। या तो वो रियल नंबर होगा या फिर सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी एक ऐसा नंबर जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल हमने एक इमेज बना रखी है कि ऐसा भी कोई नंबर होता होगा। तो वो डिपेंड करेगा इस रूट के अंदर वाली चीज़ पर, और इस रूट के अंदर है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को बच्चों हम कहते हैं डी। डी का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और इसी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और हमें पता है कि रूट के अंदर कभी भी, रूट के अंदर अगर x है और अगर x इस कभी भी लेस देन 0 है तो जो ये रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो इमेजिनरी देती है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कब हमारे जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, कब हमारे रूट्स रियल होंगे, कब हमारे रूट्स अलग अलग होंगे, कब हमारे रूट्स सेम होंगे। तो इसका जो जवाब होगा वो हम केवल डी को देख के हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है, अगर डी हमारा ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से बड़ी आ रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अगर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है तो मतलब जो रूट्स होंगे वो होंगे हमारे रियल। देखिए रूट्स आर रियल, ठीक है, क्योंकि रूट्स के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो असली दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, एंड डिफरेंट। रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। शॉर्ट नोट्स में आपको बता रहा हूँ, इतने ही शॉर्ट्स नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको टेलीग्राम चैनल में ये सारे जो चैप्टर्स के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा देंगे विद हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। लेकिन कॉपीराइट का इशू आ सकता है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो उसके लिए भी हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है वो हमारा
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लगा रखा है। और अगर आप इसी के साथ साथ जेईई मेंस के जो पेपर आ रहे हैं, जो हाल ही में जो पेपर चल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन भी अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जेईई मेंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद भी आप जेईई मेंस के जो पेपर हैं उनका लेवल देख सकते हैं। एनडीए के बच्चों के लिए बनाया गया है, ठीक है। और जो जेईई के बच्चे हैं उनके लिए तो खैर वो जो बैच है वो तो है ही, लेकिन जो एनडीए के बच्चे भी देख सकते हैं कि किस लेवल का जो जेईई है और उनका लेवल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ठीक है। तो जब डी इज़ ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स आर रियल हैं और डिफरेंट हैं, ठीक है। दूसरा आता है डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब डी ही जीरो हो जाए, अगर ये जीरो हो जाए तो प्लस माइनस का साइन तो कोई लेना देना है नहीं, तब तो वैल्यू माइनस का बी अपॉन टू ही आएगी, ठीक है। अगर डी यहाँ पे जीरो हो गया तो प्लस माइनस की यहाँ पे कोई जगह ही नहीं होगी, तब वैल्यू हमेशा क्या आएगी, माइनस का बी अपॉन टी। मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, लेकिन एक्स क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी तो दो वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो दो वैल्यू के नाम पे हम ये बोल देते हैं कि दोनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स तो अभी भी रियल हैं, रूट्स आर रियल, ठीक है। रूट्स क्या हैं, अभी भी रियल है, लेकिन क्या हो जाएंगे, दोनों ही रूट्स क्या होंगे, सेम। सेम का मतलब कि x की वैल्यू वन ही आई, और हम ये प्रूफ करने के लिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, तो हम बोलते हैं कि पहला रूट भी वन था और दूसरा रूट भी वन है, जबकि वास्तविकता में वन तो केवल x की ही वैल्यू आई, दूसरा x तो हमारे पास मिला ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू क्या हो चुकी थी, जीरो। तो सिर्फ हमारे जो थ्योरी थी उसको सही करने के लिए हम कहते हैं कि जो रूट्स हैं वो रियल हैं और दोनों रूट सेम है, जबकि सेम क्या है, वो रूट तो एक ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा जो है हमारा, कब, जब d इज़ लेस देन जीरो। अब रूट के अंदर की वैल्यू जीरो से कम हो गई, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, रूट के अंदर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो मतलब जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। अब बच्चों ये सेम होंगे या डिफरेंट, तो अगर यहाँ पे इमेजिनरी है कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, तो एक बार प्लस आएगी एक बार माइनस आएगी, ठीक है। तो प्लस आएगी अलग, माइनस आएगी अलग, तो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अब वो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अगर रूट्स कभी भी इमेजिनरी होते हैं अगर रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, तो देखिए इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर रूट्स इमेजिनरी हैं, अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी है तो डेफिनेटली दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी होगा, ठीक है। अगर एक रूट ए प्लस रूट भी है तो दूसरा जो रूट होगा वो डेफिनेटली ए माइनस रूट भी होगा। ये चीज़ आप, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। कहीं पे भी अगर किसी इक्वेशन का जो रूट है वो आपको कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा होगा, तो जस्ट उस कॉम्प्लेक्स का संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी मतलब उसके आयोटा के पार्ट के साथ नेगेटिव लगा के या नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव लगा के जो हमारा दूसरा रूट बनेगा वो होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी भी इक्वेशन का एक रूट आपको इमेजिनरी दे रखा है तो उसका संयुग्म में लेकर, मतलब उसका साइन चेंज करके हम दूसरा रूट निकाल लेंगे, या फिर किसी भी इक्वेशन का एक रूट ए प्लस रूट बी के फॉर्म में दे रखा है तो उसका 100% जो दूसरा रूट होगा वो ए माइनस रूट भी होगा, ठीक है। क्योंकि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकते हैं कि दो या तीन रूट्स हों, वो हमेशा दो चार छः और आठ के फॉर्म में रहते हैं, कभी भी एक तीन पाँच के फॉर्म में नहीं रहते हैं। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा रूट तीसरा रूट है नहीं। अगर है तो दूसरा भी होगा, अगर तीसरा रूट बाय चांस यहाँ पे कोई और आ जाता है तो उसका ही संयोग में चौथा रूट भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है, देखिए अभी तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी, आगे एक इक्वेशन होती है क्यूबिक जिसमें एक्स की पावर 3 होती है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 3 है तो एक बार क्वेश्चन आया था कि अगर x की पावर 3 है तो इसमें मैक्सिमम कितने इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन में था कि तीनों के तीनों इमेजिनरी हो सकते हैं, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, फिर एक ही हो सकता है, या इसमें इमेजिनरी रूट होंगे ही नहीं। तो इसमें जो मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं वो दो ही हो सकते हैं, क्योंकि तीन इमेजिनरी रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, इमेजिनरी जो रूट्स आते हैं वो हमेशा कपल बना के आते हैं, कपलिंग में आते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो होते हैं दो ही इमेजिनरी हो सकते हैं। इसका मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन में जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें कम से कम एक रियल रूट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा तीनों रूट्स रियल हो जाएंगे, ठीक है। कभी भी दो रियल रूट और एक इमेजिनरी रूट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट होता है बच्चों वो हमेशा हमें अकेला नहीं रहता है। तो यहीं पर हम इस वाले लेक्चर को करते हैं समाप्त। आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर आएंगे बच्चों,
और तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मिलते हैं उनको सोल्व करें। अगर आपको उन क्वेश्चन करने पे कहीं भी दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो चैनल का लिंक है वहाँ पे जाके आप डाउट को भेज सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं भेज पा रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही हमारे चैनल में अबाउट में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर भी भेज रखा है, तो उसमें आप व्हाट्सएप करके वो जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसका जवाब अगर वहीं हो सकता है तो वहीं दूंगा, नहीं तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो का भी यहाँ पे इंतज़ाम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद।